इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे दिल्ली में और आज हम मुलाकात कराएंगे आपकी अशोक कासराना जी से। एयरफोर्स से रिटायर हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं किसान मोर्चा के। तो किसानी पे हम बातचीत करेंगे, नशा मुक्ति पे हम बातचीत करेंगे, एजुकेशन पे बातचीत करेंगे, महंगाई पे बातचीत करेंगे और रोज़गार के ऊपर भी बातचीत करेंगे और जानेंगे सर का पक्ष और विपक्ष दोनों पे जो पर्सन है उनसे बातचीत करेंगे और उनका जो सर्विस का एक्सपीरियंस भी है, प्लस में एजदार आदमी है। तो हम सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो किसानों के हितों के लिए जो दिल्ली सरकार ने काम किए हैं कि नहीं किए, और जो अभी जो शराबबंदी पे जो आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है वो सही है, कितना सही है और कितना गलत है। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी शंकर सर, सबसे पहले तो मैं आपसे बातचीत करूंगा, आप किसान मोर्चा के मंत्री हो, तो किसानों में जो 1954 का कानून है वो अभी लागू है, तो उस पर आपका क्या विचार है? शंकर जी, आप देखोगे जब से दिल्ली ने स्टेट का दर्जा लिया या देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद में हिंदुस्तान में ये दो स्टेट ऐसे हैं, हरियाणा और दिल्ली। सर, किसानों के लिए जो कानून है, किसान का जो लैंड एक्ट है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर पाई कोई भी सरकार आज तक। और उस कानून में आज तक दिल्ली की जनता को, दिल्ली के किसानों को किसानी हक ही नहीं है। और किसानी हक नहीं है तो मतलब वो संपूर्ण रूप से किसान ही नहीं कहा जा रहा आज। और अगर और इसकी गहराई में जाते हैं तो आप समझ लीजिए किसानों का शोषण हो रहा है। कैसे हो रहा है वो कुछ बिंदु मैं आपको बता पाऊँगा। दिल्ली के अंदर जैसे कि आप देखते हैं कि भाई ज़मीन खेती हो रही है, आज लोगों को पता नहीं है, लोग सोचते हैं कि दिल्ली में ज़मीन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हज़ारों एकड़ की उसमें बहुत सारे गांव हैं। दिल्ली जितनी बसी हुई है आज, बाहरी साइड में जाएंगे तो उससे ज़्यादा गांव में जनसंख्या रहती है और बहुत मोटी मोटी ज़मीन उनके पास। लेकिन दुर्भाग्यवश उनको किसानों का हक ही नहीं है, किसानी का हक ही नहीं है। अब किसानी का हक न होने से क्या कारण है? अब उस लैंड एक्ट के तहत बहुत सारी धाराएं ऐसी बनाई हुई हैं जिसमें अगर किसी कारणवश किसी किसान की ज़मीन कुछ समय के लिए खाली रह जाती है, खाली का कारण कुछ भी हो सकता है, भाई बाढ़ आ जाए, कोई आपदा आ जाए और वो ज़मीन किसी कारणवश खाली हो गई रह गई, तो वो ग्राम सभा में वेस्ट कर दी जाती है। वो मालिकाना हक किसान का रहता ही नहीं, छीन लिया जाता है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि भाई एक गरीब किसान है जिसके पास कोई और जरिया नहीं है, किसी भी तरह का जरिया नहीं है। अगर वो अपने बच्चे को कहीं अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहता है, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बनाना चाहता है, साइंटिस्ट या पायलट बनाना चाहता है, आपको मालूम है कि एजुकेशन आज कितनी महंगी हो चुकी है, तो किसान के हिसाब से परे की बात हो जाती है। तो वो किसान जब ऐसा करके अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, अपने बेटे की शादी करना चाहता है या कोई भी ऐसा काम करना चाहता है, उनके एजुकेशन पे खर्च करना चाहता है, तो उसके सामने एक ही जरिया होता है कि मेरे पास एक ज़मीन है और उस ज़मीन का कुछ हिस्सा मैं अपने परिवार को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए लगा दूँ। अगर वो उसमें से कुछ हिस्सा बेचना चाहे तो बेच भी नहीं सकता। इसकी वजह से किसान का शोषण, केवल किसान का शोषण ही नहीं, किसान के पूरे परिवार का शोषण हो रहा है और वो अपने आप को अपग्रेड कर ही नहीं पाता। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया। तीसरा पॉइंट अगर मैं कहूँ, आप देखिए केजरीवाल जी ने वादा किया था जब ये आए थे, एक किसानों से वादा था कि भाई मैं किसानों को किसानी हक दिलवाऊंगा। तो ये दिल्ली सरकार विफल रही है इस मामले में। वो जो वादे किए थे आज तक किसानों को कोई भी हक नहीं मिला। आप पूरे देश में देखते हो कि प्रधानमंत्री योजना के तहत किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है। 6,000 रुपये जो दिए जाते हैं, आप समझिए वो किसान, दिल्ली का किसान उससे भी दूर है, वंचित नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पास किसानी हक ही नहीं है। वो अपने आप को किसान डिक्लेयर कर ही नहीं सकते। ये तीसरा बिंदु हो गया। चौथे बिंदु की मैं बात करूँ, दुर्भाग्यवश किसान के पास आज बैल नहीं है। जो गौ माता, जो गौधन हम पालते थे, उसको हटने का एक मेन कारण ये भी हो गया कि आज आधुनिकीकरण हो गया है। आज उपकरण आ चुके हैं, ट्रैक्टर आ चुके हैं, मशीनीकरण हो चुका है। अगर एक किसान का मेन जो धन है आज खेती करने का, वो ट्रैक्टर है। दिल्ली के अंदर दुर्भाग्यवश किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। अगर वो ट्रैक्टर खरीदेगा तो एज कॉमर्शियल व्हीकल के रूप में खरीदेगा और उसको कॉमर्शियल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा ये लोड आ जाएगा, बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा, जिसके कारण आज वो किसान वंचित है ट्रैक्टर खरीदने से भी। आज वो मजबूर होकर दूसरे स्टेट से ट्रैक्टर खरीदता है और यहाँ लाता है तो उसको पुलिस परेशान करती है, गवर्नमेंट परेशान करती है। ये पांचवा पॉइंट मैंने बताया आपको।
इसके अलावा और दुर्भाग्य की बात क्या है, देखिए खेती जो है बिना पानी के संभव नहीं है। बिल्कुल जी। और जो नहर नाले हैं उनमें पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं है जो सिंचाई के लिए उपलब्ध कराए गए थे। इसकी वजह से किसान को ट्यूबवेल चाहिए खेत के अंदर। ट्यूबवेल में मैं आपको बता दूं कि किसान को ट्यूबवेल लगाने की परमिशन वो भी नहीं है। अभी आपने सुना होगा पीछे केंद्र सरकार ने परमिशन दी थी जी। लेकिन उसमें भी वो मांगते हैं कि पहले किसानी का हक लाइए, फर्द में नाम लाइए। डॉक्यूमेंट्स के नाम पे किसानों को गुमराह किया जा रहा है और उनको आसानी से कोई भी ट्यूबवेल लगाने की परमिशन नहीं दी जाती। चलो परमिशन भी अगर मिल जाती हैं तो वो कहते हैं कि आपका बिजली का जो बिल आएगा वो कॉमर्शियल आएगा। अगर एक किसान, आप सोचिए, जहाँ पे दूसरे स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूपी में आप जाइए, बहुत बड़ी छूट किसानों को दी जाती है और यूपी सरकार तो अभी करने वाले किसानों को बिजली फ्री में देगी। हरियाणा में है, हरियाणा भी सब्सिडी है, 75% सब्सिडी है, लेकिन दुर्भाग्यवश दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में किसानों को जाके देखोगे तो कॉमर्शियल पे कर रहा है जहाँ पे ट्यूबवेल लगी भी हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और आपको और दुर्भाग्य की बात क्या है कि आज किसान हर सुविधा से वंचित हो चुका है दिल्ली के अंदर। उनको, जैसे कि मैंने मेन बिंदु आपको बता दिए हैं, ना तो ट्रैक्टर खरीद सकता है, लोन भी वो नहीं ले पाता है। जब एक टॉपिक जो मेन मुद्दा है कि वो किसान है ही नहीं, किसानी हक ही नहीं है उसका, जमीन ही नहीं है। जब वो किसान ही है तो लोन कैसे मिलेगा उसका। इस वजह से आज किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, हैरेसमेंट फील कर रहा है और किसान होते हुए वो दुर्भाग्यवश गरीब है। और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको शंकर जी, आप देखिए दिल्ली के अंदर जो एक नहर है, जो दिल्ली की मेन नहर है, नाला बोलते हैं, जो ड्रेन है, वो ड्रेन और नाले मलबे से पूरे भरे हुए हैं, उनकी निकासी नहीं हुई है। निकासी ना होने की वजह से बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें हजारों एकड़ ज़मीन उस गंदे पानी के गंदे नाले से पानी से ढकी हुई है। वहाँ पे कोई खेती, रावता गांव में, जैसे रावता गांव में आप जाएंगे तो आपको खेतों में 5-5 फुट पानी आज भी मिलेगा बिना बारिश के। हाँ जी, मुंडका के पास भी ऐसा ही है। मुंडका के पास ऐसे एक गांव नहीं है सर, मैंने कुछ गांव विजिट किए हैं किसान मोर्चे में होने के कारण। हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय विनोद शेरावत जी, किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं आपको बता दूं कि ये इतना बेशर्म सरकार, वो किसानों को मुद्दों को लेकर पूरा किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश भाजपा का 42 दिन, जो लॉन्गेस्ट धरना दिल्ली की इतिहास में रहा है, 42 दिन केजरीवाल के घर पे आके बैठ गए। उन्होंने किसानों के बिना परवाह करे, ये भी नहीं समझा कि किसानों के मुद्दे सुन तो लिए जाएं। वहाँ किसान बैठे रहे 42 दिन तक, बिना खाए, बिना बच्चों को छोड़े गर्मी में वहाँ पड़े रहे, लेकिन उनका कोई भी नुमाइंदा, कोई भी सरकारी अधिकारी या स्वयं केजरीवाल जी या कोई भी वहाँ पे नहीं आया। और दुर्भाग्य एक और बताता हूँ दिल्ली के किसानों का। भाई साहब, दिल्ली के किसानों का आप सोचिए, जिस प्रदेश में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ना हो, कृषि मंत्री ना हो, ऐसा है, पहली बार सुना ये तो। आपको पता नहीं होगा सर, नहीं पता है। ये मात्र एक ऐसा स्टेट है पूरी दुनिया में जहाँ पे कृषि मंत्रालय नहीं है और कृषि मंत्री नहीं है। तो आप कैसे किसानों की बात उठी? आप सोच सकते हो कि किसान कितने सदमे में है। किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, किसान लुटा हुआ महसूस कर रहा है। आज किसान सबसे रिच होना चाहिए पूरी दुनिया में, लेकिन दिल्ली का किसान सबसे गरीब होता जा रहा है। वो कर्जे में डूबता जा रहा है, बिजली का बिल वो नहीं दे पा रहा है, उसको लोन की सुविधा नहीं मिल रही है। कर्जे में डूबने के कोई ज़मीन का छोटा मोटा टुकड़ा बेच के चाहे तो किसानी हक नहीं है। आप समझ लीजिए कि ये दिल्ली के अंदर किसानों की बदकिस्मती है। दूसरी बातचीत हम करते हैं, आप शराब नीति कारण बीजेपी भी अपना ये जो नशे के खिलाफ, जो आम आदमी पार्टी जो उनका अपना शिक्षा मंत्री है अपना मनीष सिसोदिया जी, और आम आदमी पार्टी भी पूरा प्रभार कर रही है बीजेपी भी कि आप राजनीति करो। हाँ, एक बात तो ज़रूर है कि नुक्कड़ चौराहे पर ठेके खुले और एक के साथ एक का फ्री का ऑफर भी चलता आ रहा है, तो उस पर आपके क्या विचार है? देखिए शंकर जी, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार आई, इन्होंने एक और वादा किया था, आपको याद हो तो। इन्होंने कहा था कि शराब के ठेके कहीं भी कॉलोनी में या पब्लिक प्लेस पे यदि खुले हुए हैं और या नए भी खोलने हैं, तो हम नए ठेके खोलेंगे या पुरानों के बारे में आम जनमत, औरतों की सलाह ली जाएगी, वहाँ के लोगों की सलाह ली जाएगी कि भाई अगर वो चाहेंगे तो वहाँ पे ठेका खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। लेकिन अब केजरीवाल ने क्या किया, बिल्कुल इसके विपरीत किया। केजरीवाल ने जो सरकारी ठेके थे उनको बंद करके, और इसके जो दलाल थे, जो टॉप हस्तियाँ थी, पैसे वाले थे,
उनसे मोटा भ्रष्टाचार करके उनके शराब के ठेके, मतलब हर वार्ड में इन्होंने प्रयास किया कि हर वार्ड में हम ठेके खोलेंगे। और बिना पब्लिक, जब कहा था चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में आए थे, वादा किया था कि जहाँ भी हम खोलेंगे पहले वहाँ का जनमत को बुलाएंगे, जनमत से सलाह लगे तब वहाँ पे हम ठेके खोलेंगे। लेकिन किया क्या, इसके विपरीत किया। ठेके किसको दिए गए, जो मालिकाना, जिनकी मालियत बहुत ज़्यादा है, और ठेके नहीं खोले, केवल उनको एक ऐसे स्टैंडर्ड में खोल दिया क्योंकि बहुत मोटा पैसा खाया गया। और साथ साथ में सर, आपने सुना होगा, हम हिंदू संस्कृति में रहते हैं, सनातन धर्म के पुजारी हैं। इस धर्म में शराब को छूना भी पाप है। लेकिन आप सोचिए केजरीवाल ने किया क्या, मतलब महिलाओं के लिए भी ठेके खोल दिए गए। और यही नहीं कही सर, उन्होंने कहा कि हम ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे और लोगों को ये सिखाएंगे कि शराब कैसे पी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। बार टाइप हो गए थे, बार खोल के, नहीं बार नहीं, स्पेशल अरेंजमेंट किया गया महिलाओं के लिए। आप वहाँ जा सकते हैं, आपको सिखाया जाएगा कैसे दारू पीनी है। और सर यही नहीं, सिखाने के साथ साथ में दुर्भाग्यवश और क्या गया है कि पहले शराब की उम्र लेने की ठेके से 25 साल थी, अब भाई साहब ने 21 कर 18 या 21 कर दिए। आप सोचिए, जो बच्चा ऑनलाइन भी कोशिश की थी, ऑनलाइन नहीं, यही नहीं, जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको पता चल जाएगा तो ठेके से दारू खरीद सकता है, तो उसे बुरी लत पड़ जाएगी। मतलब एक रास्ता खोल दिया महिलाओं के लिए भी, जो गलत महिलाएं हैं वो दारू पिएंगी, जो बच्चे गलत रास्ते पे चल रहे हैं वो खुद तो चल ही रहे हैं और बच्चों को भी वो कर देंगे। और यही नहीं, ये और भी हद पार जब हो जाती है, जब वो कहता है कि आपको ठेके बहाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ऑर्डर दीजिए और आपको जैसे खाना घर पे पहुंचता है ऐसे शराब आपके घर पे पहुंच जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो बच्चा, जो आदमी, जो औरत या कोई भी नागरिक शराब के ठेके पे जाने शर्म लगती थी, बहुत बार नहीं पी पाता था, अब उसको शर्म लगने की ज़रूरत नहीं, ऑर्डर दे दो और वो घर पे पहुंच जाएगा। लेकिन वो विफल रहे उसमें क्या कीजिए, सिक्योरिटी नहीं रहेगी, जैसे ठेके पे जाए तो चेक कर सकता है कोई, लेकिन वो कहीं भी मंगा के ऑनलाइन तो पे कर सकता है, तो उसका नहीं सर, यही नहीं रही है। और आगे बढ़िए, आप नीति तो देखिए सर, आप और आगे बढ़िए कि अब अभी आप देख लीजिए, मतलब इतने बड़े ऑफर, एक के साथ में एक फ्री ले जाएंगे। और वो ही नहीं, केवल पहले शराब के ठेके 10 बजे बंद हो जाते थे, 9 बजे बंद हो जाते, 10 बजे बंद हो जाते हैं। अभी वो कहते हैं रात के 3 बजे तक आप आराम से दारू ले सकते हो। 3 बजे तक दारू पिए। तो ये जो नीति है, ये दिल्ली को बर्बाद करने वाली नहीं है तो क्या कहेंगे, ये अतिशयोक्ति है। दिल्ली के नागरिकों के साथ अन्याय है, दिल्ली के समाज को ये आदमी बर्बाद कर देना चाहता है। तो ये शराब नीति के बारे में अब और सुनिए, आपको न्यूज़ में सुनने में आ रहा होगा, आप केजरीवाल के बयान सुन रहे होंगे, आप सिसोदिया जी के बयान सुन रहे होंगे, वो उल्टा कह रहे हैं कि आप छापे डलवा रहे हैं। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, वो किसी के इशारे पे काम नहीं करती। उसको अगर भ्रष्टाचार नज़र आता है तो वो इंक्वायरी कर सकती है, किसी को भी बुला सकती है। अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं है और ये ईमानदार हैं तो इनको ऐतराज़ क्या है। आप 70 बार चेक करिए, अगर साफ ईमानदार हैं तो साफ ईमानदार छवि है तो आप साफ निकलोगे। लेकिन कहीं भ्रष्टाचार है तो आप पकड़े जाओगे, जेल जाने से डरते क्यों हो। और ये बड़ा, आप समझ लीजिए, ये घोटाला आप किन को मार दिया जी, अब ये वापस रिवर्स कर रहे हैं, जो शराब नीति है उसको रिवर्स कर रहे हैं। अभी बिल पे हंगामा हो रहा था, आपने देखा होगा दिल्ली विधानसभा में, उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का बहुत मोटा पैसा लग गया वो बर्बाद हो रहे हैं, अब वो बर्बाद हो रहे हैं, और ये फिर से कह रहे हैं कि हम उन्हीं पुरानी नीति को लेकर आएंगे। तो ये दुर्भाग्य है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है दिल्ली के नागरिकों का। दूसरा सर, तीसरा हमारा जो प्रश्न है वो है शिक्षा पे। अभी हमने देखा कि जो हम अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं उसमें पता चल रहा है कि 33 लाख का एक कमरा और 3 लाख का एक टॉयलेट बना दिया। तो ये क्या सच है या ये आपकी एक राजनीतिक चाल है? देखिए सर, आपको फिर मैं याद दिला देना चाहता हूँ, जब शिक्षा नीति पे बात करोगे तो मैं घंटों बोल सकता हूँ, और दिल्ली का हर कोई नागरिक, हर कोई नेता, हर कोई सामाजिक कार्यकर्ता बोल सकता है इस पर, क्योंकि एक खुली किताब है, खुला चिट्ठा है। आप चलिए कहीं पे भी चलिए, बच्चे का सेशन शुरू होता है मार्च में, EWS की वैकेंसी निकलती हैं, वैकेंसी निकल के तब तक तो इनकी लिस्ट जारी नहीं होती, मई जून जुलाई में लिस्ट जारी होती है। फिर आप एक बात बताइए, जब आपकी सरकार ने, आपके SDM ने इनकम सर्टिफिकेट बना दिया EWS का, तो वो पूरा वेरिफिकेशन होकर बना है। बिल्कुल ऐसे तो नहीं दे दिया आपने, और ऐसे दिया तो आपने गलत किया है। और उस EWS के सर्टिफिकेट के बेस पे एक अपने बच्चे का गरीब आदमी अप्लाई करता है, आप क्योंकि एडमिशन तो उनको देने ही नहीं है, आप वो स्कूल में लिस्ट आपने घोषित कर दी, उसका नाम उसमें आ जाता है। और ये मैं वो बता रहा हूँ आपको, जो मैं लाइव लोगों की हेल्प करने के लिए गया हूँ,
ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इशू हो चुका, उसके बाद स्कूल कहता है कि हम वेरिफिकेशन करेंगे जी। हाँ जी, तो वो जुड़ चुका है उस चीज़ में। आप बताइए, जब आपने वेरिफिकेशन कर लिया, आपने निर्धारित कर दिया कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बंदा है, आप वेरिफिकेशन करने की जरूरत क्या है? आप दिल्ली में, आप बताइए, दिल्ली में 80% जनता किराए पे रहती है सर। बिल्कुल रहती है। किराए पे रहते तो ये तो निश्चित नहीं है कि वो एक ही किराए के मकान पे रहेगा। बिल्कुल। आज वो है, कल दूसरे मकान पे शिफ्ट कर जाता है। उदाहरण के तौर पे आज किसी ने आज बच्चे का अप्लाई किया, वहाँ पे एड्रेस वो लिखा हुआ है और वो 2 महीने बाद शिफ्ट हो गया। आपने जो सूची दी है वो तो 6 महीने बाद डिक्लेयर करी है। अब वो कहते हैं जी आप गलत एड्रेस पे रहते हो, आप तो उस पर रहते ही नहीं है, और उसको एडमिशन नहीं दिया जाता। बहुत ही गलत है। तरह तरह के एक तरह से मतलब लोगों को परेशान करके, हैरेसमेंट करके, ये मतलब इनडायरेक्टली ये किया जाता है कि वो गरीब व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं होता, उसको ये भी नहीं पता होता कि वो शिक्षा अधिकारी भी कोई बैठता है इन स्कूलों की समस्या सुनेगा। और शिक्षा अधिकारी के भी पास जाते हैं तो कहते हैं, नजफगढ़ जोन में मैंने भेजे हैं बंदे, वो कहता है जी हमारे पास जो आया है कारण वो ये आया है कि आप उस मकान पर नहीं रहते हो। हमारे कारण ये आया कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आपने सर्टिफिकेट बनवाया उसका वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। क्यों भाई? आपका एसडीएम था, आपने वेरीफाई करा, उसका ईडब्ल्यू वो कैटेगरी में था। मतलब कुल मिला के उस बेचारे पेरेंट्स को जो अनपढ़ है, जो पैसा खर्च नहीं कर सकता है, आपने शिक्षा के लिए ये नीति निकाली, गरीब बच्चों को हम फ्री में पढ़ाएंगे, लेकिन आपने जो साधन बनाया, आप कहते हैं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डोर स्टेप पे एडमिशन मिलेगा। डोर स्टेप तो भूल जाइए सर। दुर्भाग्य और ज़्यादा जब होता है जब वो व्यक्ति स्कूल की गेट पे जाता है और इंक्वायरी करता है जाके, उसको स्कूल में भी नहीं घुस। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, मैं प्रूव कर सकता हूँ। आप मेरे साथ मीडिया लेके स्कूल के गेट पे चल सकते हो। गार्ड छोड़े हुए हैं प्राइवेट, वो कहते हैं अलाउड नहीं है, हमें परमिशन नहीं है आपको अंदर छोड़ने की। वो अपनी बात भी नहीं रख पाता। और ऐसे कई बच्चों के लिए मैं प्रिंसिपल से मिला था जाके, मैंने कहा था भाई ये कौन सी नीति है, आप बच्चे का एडमिशन नहीं ले रहे हैं, उसका नाम सूची में है सरकार की तरफ से, आप उनको बताइए तो सही किस कारण से आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं। आप उसको अंदर आने ही नहीं देते हैं, अंदर नहीं आते, वो बेचारा घूमता है, फिरता है, लोगों सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास जाता है, इनके एमएलए के पास जाता है, एमएलए भी कुछ नहीं करता है, विधायक कुछ नहीं करता, कोई उसकी हेल्प नहीं करता। आखिर में वो क्या करता है, घर में टिक के बैठ जाता है। और आपको बताता हूँ फिर क्या गेम होता है इसके पीछे भ्रष्टाचार का। यहीं नहीं रुकता वो भ्रष्टाचार, जो सीटें फिर खाली रह जाती है ईडब्ल्यूएस की, उन ईडब्ल्यूएस की सीटों को वो लाखों में बेच देते हैं, 10 लाख में बेच देते हैं एडमिशन के लिए। फर्स्ट क्लास का एडमिशन के लिए 10-10 लाख रुपए भ्रष्टाचार, 5-5 लाख रुपए भ्रष्टाचार। मतलब आखिर में वो गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाता है। और दिल्ली के अंदर वास्तव में जो गरीब है, मैं आपको ये बता सकता हूँ, इनके गुर्गों के एडमिशन जो 20-20 लाख रुपए का किराया कमा रहे हैं, 5-5 लाख का किराया आ रहा है उनके घर में, आज उनके बच्चे तो ईडब्ल्यूएस में पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो गरीब है उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। एक दूसरी बात बताता हूँ मैं इस शिक्षा के तहत, केजरीवाल ने क्या किया है। केजरीवाल ने एक अलग से भर्ती की प्रक्रिया जो किसी बोर्ड के तहत नहीं आती, किसी कानून में नहीं आती, किसी भी सीबीएसई के अंडर में नहीं आती, एसएससी के थ्रू नहीं आती, इन्होंने क्या किया, स्कूल में मैनेजर रख दिए, अपने मैनेजर रख दिए हैं। वो मेंटेनेंस देख रहे हैं, वो मेंटेनेंस नहीं देख रहे हैं सर, वो ये सारा धंधा, काला धंधा देख रहे हैं कि कितना एडमिशन का पैसा लिया जाए, कितना सीट खाली हैं, प्रिंसिपल से मिलके उन सीटों को बेचा जाता है और भ्रष्टाचार जाता है। उसको घर बैठे 50,000 रुपये दे रहे हैं जी। वो कौन सी भर्ती से आया जी, कौन से बोर्ड से आया जी, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। और ये कहते हैं जी हम 500 स्कूल बनाएंगे। आपको मैं फिर याद दिला देना चाहता हूँ, 500 स्कूल बनाएंगे। आप बताइए रिकॉर्ड पे, ये आरटीआई के प्रूफ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। जिन लोगों ने आरटीआई निकलवाई है, और मैं आपको दे सकता हूँ लाकर, जो दिल्ली पेरेंट्स टीचर की जो एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट है अपराजिता गौतम, द्वारका में निवास स्थान है उनका, उनके पास पूरा इतिहास, इनका पूरा चिट्ठा है इनके पास शिक्षा नीति के बारे में। इन्होंने मतलब इतनी हद पार कर दी कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो बुक्स हैं, जो सिलेबस की बुक्स लगाई हुई हैं, वो बुक्स को बाहर से खरीदने का अधिकार पेरेंट्स को नहीं है। वो उन बुक्स का 20,000, 10,000, 8,000 मन मर्जी से पैसा लिया जाता है। और भाई साहब अगर उन बुक्स को खोल के देखोगे तो 10 पन्ने की बुक है और उसकी कीमत 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये। आप एक बात बताइए, जो ईडब्ल्यूएस का बच्चा वहाँ पे गया है उसको तो फ्री में किताब मिलनी चाहिए आपकी शिक्षा नीति के तहत। बिल्कुल, आप फ्री में नहीं दे रहे हो। आप एक बात बताइए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं 6 गरीब किसी विधवा औरत के 6 बच्चों का संरक्षक हूँ आज। 6 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बच्ची को अपने घर में रख के पढ़ा रहा हूँ अडॉप्ट करके। अगर वो विधवा बच्ची जिसके 6 बच्चे हैं, 5 कन्याएं और 1 बेटा है, अगर उसका भी जो झाड़ू पोछा लगा के अपना जीवन
चला रही है, अगर उसके बच्चे का भी ईडब्ल्यूएस में नाम नहीं आए, उसके बच्चे का भी ईडब्ल्यूएस में एडमिशन ना हो, तो फिर खाक की नीति है आपकी। कौन सी नीति की बात करते हैं आप? भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं है। स्कूल मैनेजमेंट के नाम पे अपने बंदों को रख दिया गया है, उनको सैलरी दी जा रही। कहाँ से आ रही है भैया वो सैलरी? बताइए कहाँ से आ रही है? किसी बोर्ड ने उनको सुनिश्चित किया है? किसी एसएससी ने किया है? सीबीएसई ने किया? नहीं, उनको रख दिया गया, उनके बंदे हैं वो। और साथ में यही नहीं किया जा रहा, वो उसका मकसद एक नहीं है, उसका मकसद बिल्डिंग की मेंटेनेंस में भी खाना है, किताबों में खरीदवा के भी खाना है। और यही नहीं, आप उनके बिना इशारे के एडमिशन हो ही नहीं सकता। गरीब आदमी धक्के खा खा के अपने घर में बैठ जाता है, रोने लगता है, और फिर आखिर में वो मजबूर हो जाता है कि कहीं जाके सरकारी स्कूल में पढ़ाए, अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन नहीं होता है। बात करें 500 स्कूल की लिस्ट की, सूची प्रसारित करें, आप सूची प्रसारित करें। आप एक कमरा बनाते हैं, कमरे में 5-10 लाख रुपए दिखाते हैं, और आप उसका सफेदी करा के 33 लाख रुपए 33 लाख रुपए आप सफेदी करके बता देते, फोटो खिंचवा के कि हमने ये स्कूल मॉडल बनाया है। आप बात करते हैं ब्रिटेन हमारा यहाँ आ रहा है, हमारा कनाडा देखने आ रहा है, अमेरिका देखने आ रहा है। भाई साहब, अमेरिका जो देखने आ रहा है वो स्कूल आपके द्वारा बनाए हुए नहीं है। दूसरी बात है कि 15वें स्टेट की बात करूँ तो सीबीएसई में दिल्ली 15वें नंबर पे आया है। दिल्ली 15 नंबर पर। और बड़ा घोटाला बताता हूँ भाई साहब, जो लोगों को तक है नहीं है। आप बिना पेरेंट्स की मर्जी के क्या बच्चों को ओपन स्कूल में बैठा सकते हो? कौन सा अधिकार, किसने अधिकार दे दिया आपको? मेरा बच्चा गया था 9th क्लास में, मेरा बच्चा पढ़ने में मान लेते वीक है, इन्होंने छटनी करके अपने स्कूल का रिकॉर्ड दिखाने के लिए कि हम परसेंटेज को अप दिखाने के लिए मेरे स्कूल में इतने 100% रिजल्ट आया है, 90% आया है, 60% आया, इन्होंने क्या किया है, बिना पेरेंट्स को बताए हुए दूसरी स्कूलिंग में उनको एग्ज़ाम दिलाए हैं जी, ताकि एक का रिजल्ट आ जाए। एक का रिजल्ट मतलब उसमें से 30% जो मेधावी हो रख लिए, उनका रिजल्ट आएगा 100%, 70% 60% बच्चों को बिना उनके पेरेंट्स की सूचना के एग्जाम स्कूल में दिलवाया, लेकिन दे आर अंडर ओपन स्कूलिंग और दे आर इन सम अदर सिस्टम। दूसरा सर, हम बातचीत करें अभी अग्निवीर की। आप भी एयरफोर्स से रिटायर हो, मैं भी नेवी से रिटायर हूँ, और हमारे विचार लगभग मिलते हैं। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, जो अग्निपथ योजना आई है, टीओडी आपको पता ही है, तो सर उसमें जो युवा हैं काफ़ी रोष रहा, और काफ़ी, मैं बात करूँ तो काफ़ी तोड़फोड़ हुई और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान हुआ। तो उसमें भी आपका क्या विचार है, ये सही है या नहीं? देखिए, जिन लोगों ने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तोड़ा है जी, आपको बता दूं, आप फोटो देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, एक्चुअल में वो दे आर नॉट, मतलब उसके लिए वो लाभार्थी नहीं है। ठीक है, वो राजनीति से प्रेरित लोग हैं। जी, आपको याद दिला देना चाहता हूँ मैं, आप देखिए, क्योंकि मैं एक पूर्व वायु सैनिक हूँ, भारतीय वायुसेना में 20 साल सर्विस करके आया हूँ। जिन लोगों को पता ही नहीं है, आप मेरे जैसे आदमी को भेजिए ना, मैं बहस करने को तैयार हूँ, केजरीवाल से बहस करने को तैयार हूँ मैं, जो लोग इसके खिलाफ उनसे बहस करने को तैयार हूँ। वो सिद्ध कर दे अग्निपथ या अग्निवीर का जो रिक्रूटमेंट है, किस तरह से वो जनता के खिलाफ है। आप बताइए, मैं जब गया भारतीय वायुसेना में, जब मेरी भर्ती हुई, मैं उस समय बीएससी करके गया। बीएससी किसके पैसे से करी? माँ बाप के पैसे से करी, पूरा खर्चा माँ बाप का लगा। और बीएससी करने के बाद क्यों गया मैं एक नॉर्मल सैनिक के रूप में? इसलिए गया कि मुझे कोई और नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं उस नौकरी में भर्ती हुआ। भर्ती होने के बाद जब मैं गया तो मैंने 20 साल का बॉन्ड साइन किया, और जब मैंने 20 साल का 24 आवर्स का बॉन्ड साइन कर दिया, तो मैं बाउंड हूँ कि 20 ईयर से मैं पहले सर्विस नहीं छोड़ सकता। बट कुछ ऑप्शंस हैं उसमें। ऑप्शंस क्या है कि भाई आप अगर 1 कैडर की पोस्ट पे, फर्स्ट क्लास की पोस्ट पे जाते हो, आप IAS IPS बनते हो, या कुछ पोस्ट हैं जैसे बैंक PO बन जाते हो, या ऑफिसर रैंक गजेट पोस्ट पे जाते हो, तो आपको सर्विस छोड़ सकती है। होता क्या है भाई साहब, मैंने मेहनत कर रहा हूँ मैं वहाँ जाके, अब मैं अपना कैडर इम्प्रूव करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? कि मैं केवल और केवल IPS IAS, मेरा लेवल नहीं है IPS IAS करने का, लेकिन मैं अपनी नौकरी, मेरी 5,000 रुपये स्केल की नौकरी है, अगर मुझे 10,000 की मिल रही है तो मैं उस पर भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं बाध्य हूँ। मैंने 24 घंटे के लिए साइन किया है, तो मेरा वो ऑप्शन क्लोज हो जाता है केवल और केवल। अब ऐसे कितने मेधावी छात्र हैं जो IPS क्लियर करेंगे, IAS क्लियर करेंगे, UPSC का एग्जाम क्लियर करेंगे? ऐसे बहुत कम लोग होते थे। तो मैं अपना आपको उदाहरण बताता हूँ। BSc करने के बाद में मैं 10 साल केवल और केवल मात्र इस तरह लगाए, रात दिन पढ़ाई करता था। एजुकेशन को वहाँ पे जाके हायर किया। मैं नॉर्मल BSc गया था, नाउ आई एम BEd आल्सो। मेरे पास कंप्यूटर्स के बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं MA इंग्लिश हूँ। मैंने बहुत पढ़ाई की लेकिन मुझे अपना कैडर अप करना है। मैंने वहाँ जाके हेलीकॉप्टर पायलट का एग्ज़ाम क्लियर किया, इंटरव्यू में नहीं क्लियर कर पाया,
और CDS एग्ज़ाम क्लियर किया, इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाया, बैंक PO के एग्ज़ाम्स दिए, तो वो किस लिए दे रहा था मैं कि मेरे पास अगर एक स्वतंत्र ऑप्शन होता तो मैं 3 साल की नौकरी में, 4 साल की नौकरी में नौकरी करते हो मेरे कैडर को ऊपर करता। जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोग दिल्ली पुलिस में भर्ती होते हैं, अदर सर्विस में होते हैं, दे आर नॉट बाउंड। 5 साल की नौकरी करके वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, किसी भी नौकरी में चले जाते हैं, दे आर नॉट बाउंड, बट देयर वी आर बाउंड। ये एक ऐसा सुनहरा मौका केंद्रीय सरकार ने दिया, आदरणीय मोदी जी ने दिया कि वो अग्निवीर अगर भर्ती होता है, देखिए फायदे, कुछ चंद फायदे गिना देता हूँ जो आपकी आंखें खोल देंगे। एक तो वो स्वतंत्र है, वो 4-5 साल की नौकरी में स्वतंत्र है, उसकी अगर कहीं और नौकरी लगती है तो बाउंड नहीं है, ही नॉट बाउंड, ही कैन लीव द जॉब इफ इज गेटिंग द जॉब। दूसरी बात, जो ग्रेजुएशन वो माँ बाप के पैसे से करता था सर, जो माँ बाप गरीब आदमी जो बच्चे को नहीं पढ़ा पाते थे, जो खर्चा कॉलेज का किसी भी तरीके से 10वीं 11वीं 12वीं तो करा देते थे, आज उनके पास केंद्र सरकार ने एक ऐसा ऑप्शन दे दिया है कि गरीब तेरे माँ बाप नहीं पढ़ा पा रहे तो केंद्र सरकार है, तो आ यहाँ पे देश की सेवा कर 5 साल 4 साल, और तेरे को यहाँ पे एजुकेशन का मौका है। जैसे अफसरों को जो NDA में जाते हैं, NDA में जाने के बाद वो डिग्री करके थोड़ी जाते हैं, वो तो बच्चा 12 लेवल का होता है, लेकिन उसको JNU से डिग्री मिलती है। ऐसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट ने करार किया है कि वो जो बच्चा जा रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको डिग्री दी जाएगी। वो डिग्री इग्नू की तरफ से करार किया गया, उसको वो ही विल बी ग्रेजुएट। एंड यही नहीं सर, एक तो बाउंड नहीं हुआ वो, दूसरा बात उसके पास एक और ऑप्शन है, उसको गवर्नमेंट धक्का देके नहीं भगाएगी, उसको डिफेंस धक्का देके नहीं भगाएगा। आप एक बार बताइए, 4 साल जब सरकार ने और गवर्नमेंट ने और डिफेंस मिनिस्ट्री उसको ट्रेन किया है, वो कैपेबल है, शारीरिक रूप से संपूर्ण हो चुका है वो। आप बताइए, आपको एक तरफ तो एक ट्रेंड आदमी मेरे सामने भर्ती करनी है मैंने, और एक तरफ मुझे नए बंदे को करना है, तो मेरे दिमाग में कोई फोड़ा नहीं निकला हुआ, मैं नए बंदे को करूँगा, ये तो आज इसको कंटिन्यू करूँगा, तो ये आज से ही काम करने के लिए तैयार है देश के लिए, तो मैं क्यों बाहर से लूँगा? खुला ऑप्शन मेरे सामने, जब मैं वो ऑप्शन बाहर से भी भर्ती कर रहा हूँ और यहाँ से भी कर रहा हूँ, और ये शारीरिक पुष्ट है, मेंटली पुष्ट हो चुका है, ये ग्रेजुएट हो चुका है, तो भाई मैं 10th क्लास क्यों लूँगा जब मेरे पास ग्रेजुएट है? आप सोचिए कॉमन सी बात, इसको क्यों गुमराह किया जा रहा है? जो कुछ अनोमलीज थी वो सरकार लोगों के व्यूज लेके, फौजियों के, पूर्व सैनिकों के व्यूज लेके उनको लगातार क्लियर कर दिया, एज भी बढ़ा दी गई है, अब कैंटीन फैसिलिटी भी डिक्लेयर कर दी गई है, काफ़ी सुधार होते जा रहे हैं लगातार। आप उसके दूरगामी परिणाम नहीं देख रहे कि देश में क्या क्रांति होने वाली है। यही क्रांति नहीं सर, और देशों में देखिए, बहुत सारे देशों में है कि हर नागरिक को डिफेंस में सर्व करना कंपलसरी है। देश में जब कोई आपत्ति आएगी, कोई आपका वर्ल्ड वार छिड़ेगा, तो उस समय मेरी यार इतनी बड़ी संख्या तैयार है, ट्रेंड है, जब उनको कॉल किया जाएगा तो वो देश को वो छाती ऊपर करके, सिर ऊपर करके सर्व करने के लिए रेडी रहेंगे। और आप, मैं बता रहा हूँ, मैं किसी भी टॉपिक घंटों बोल सकता हूँ, अगर आप और भी बात करें, यही नहीं, जो व्यक्ति, मैं फौज में नौकरी करके आया हूँ, 20 साल का मैंने बॉन्ड पूरा किया, मैं जब बाहर आया, मुझे जब मैं फौज के अंदर था मेरी गरिमा उस समय मुझे एहसास नहीं हुई, लेकिन जब मैं बाहर आया तो मेरा 3 जगह सिलेक्शन, मैं एज ए TGT टीचर मेरा सिलेक्शन था, SBI बैंक में मेरा सिलेक्शन था, DDA में एज ए क्लर्क सिलेक्शन था। वो मेरी मर्जी थी, मैंने ज्वाइन नहीं करी क्योंकि मुझे व्यापार करना था, मैंने व्यापार चूज किया। तो एक संपूर्ण व्यक्ति आया, आप देखिए जो भी डिपार्टमेंट बाहर बैठे, चाहे वो MNC है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, चाहे वो पुलिस फोर्सेस है, वो आंख खोल के, दिमाग खोल के उनका इंतजार कर रही होगी कि अब एक बैच बाहर आने वाला है और सबसे पहले हम उनको लेंगे। उदाहरण दे देता हूँ आपको। नहीं 10% तो ऑलरेडी सरकार ने बोली दिया कि आपका मिलेगा। आपने मुझे याद दिला दिया। आप सोचिए 10% रिजर्वेशन हिंदुस्तान के अंदर अगर इन फौजियों का होगा तो इससे बड़ा सौभाग्य तो इनका हो ही नहीं सकता। इनको तो नौकरी इनके कदम चूम रही होगी, इनका इंतजार कर रही होगी 10% रिजर्वेशन में। आप देखिए एक मीना कास्ट है हिंदुस्तान के अंदर, जो आदिवासी लोग हैं उनको रिजर्वेशन में, उनको भी रिजर्वेशन में हैं और पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन आज आप जिस डिपार्टमेंट में जाते हो वहाँ पे ऊंची ऊंची पोस्ट पे मीना मिलते नहीं मिलते। यही फौजी वो होंगे जब हर पोस्ट पे अपनी टेबल पे एक टैब लगा के रखे होंगे कि मैं अग्निवीर हूँ, मैं अग्निवीर हूँ। हर डिपार्टमेंट में अग्निवीर मिलेगा। आपको बता दूं बैंकिंग में मैं भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हूँ। आज इतना ही होगा, हम बातचीत करेंगे। अभी मेरा है लास्ट टॉपिक, और टॉपिक सर आप उसमें दिल से बोलना जी, ठीक है। अभी उसमें ना तो राजनीति की हम बातचीत करेंगे और जो आपके मन में है और जो आप और हम फील कर रहे हैं भैया। मैं बात कर रहा हूँ महंगाई की। 110 वाला तेल आपको पता 220 हो गया है।
सब्जी 50 रुपये से कम कुछ नहीं है। सिलेंडर आपने वादा किया था 470 का, 1073 का मिल रहा है। सर महंगाई है कि नहीं, ईमानदारी से बात। देखिए शंकर जी, मैं आपको एक चीज़ याद दिला देना चाहता हूँ, फिर मैं याद दिला देना चाहता हूँ। मुद्दा है, आप महंगाई की बात कर लेता हूँ। आप मुझे एक पहलू देख रहे हैं आप उसका, देश विकासशील होने से विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, ये तो सबको पता है। आप केवल महंगाई तो देख रहे हैं, लेकिन देश आज से जो 10 साल पहले था, जिस पायदान पे खड़ा था, जो कर्ज लेके देश जी रहा था, जो स्थिति देश की उस समय थी, सोचनीय स्थिति थी, देश को पूरे विश्व में कहीं सम्मान नहीं था। आज वही प्राइम मिनिस्टर जब विदेशों में जाता है तो किस तरह से उसका स्वागत किया जाता है। अब मैं आ रहा हूँ, महंगाई पे आ रहा हूँ, मैं आपके मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं जब ज्वाइन किया भारतीय वायुसेना, मेरी 850 रुपये की बेसिक थी, और मुझे जो पहली सैलरी मिली वो 1310 रुपये मिली। ठीक है सर, आज जो मैं पेंशन ले रहा हूँ, आप जो रिवाइज होने के बाद मुझे पेंशन मिलेगी, वो पेंशन सैनिक की पेंशन 40,000 रुपये के लगभग पहुँच जाएगी। आप कंपेरेटिवली जब तुलना करेंगे, जब तुलना करें तो एक तरफ की ना करें, महंगाई की ना करें, केवल तुलना करें मेरे वेजेज क्या थे और मैं क्या घर में खर्च कर रहा था और मेरा सेविंग फैक्टर्स क्या था। ये 3 फैक्टर हैं। मेरे वेजेज क्या हैं, मेरा खर्चा क्या है और मेरा सेविंग फैक्टर क्या है। आप देखिए, अगर किसी भी सेक्टर के, आपने कहा हम 12% है, 88% तो जनता कोई और है। मैं बात कर लेता हूँ MNC, मैं बात कर लेता हूँ प्राइवेट सेक्टर या अदर सर्विसेज की मैं बात कर लेता हूँ। आप जब सैलरी वर्सेस कंपेरिजन करोगे, मेरे जो वेजेज हैं और मेरे खर्चे कंपेरिजन करोगे, तो मैं उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरी 1310 रुपये सैलरी थी, आज मैं पेंशन 40,000 रुपये ले रहा हूँ। आप सोचिए, जिस रेशो में मेरे वेजेज बढ़े, उस रेशो में महंगाई नहीं पड़ी। मैं पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। आप कमोडिटीज़ गिनवा दिया आपने कुछ चंद कमोडिटीज़ गिनवाई है। गैस सिलेंडर वहाँ पहुँच गया जी, और आपने और क्या उदाहरण दे सकते हैं, पेट्रोल डीजल कुछ भी दे सकते हैं आप। लेकिन मैं आपको बहुत सारी कमोडिटीज ऐसी बता सकता हूँ कि जो 10 साल पहले थे, आज भी वही रेट हैं। चीनी आई है, अब गुड़ आई है, मतलब बहुत सारी दाल दलहन। ठीक है, उस रेशो में जब आप कंपेरिजन करते हो, महंगाई बढ़ी है, लेकिन जब सच्चाई में आप तय करोगे तो कहीं पे भी कोई आदमी इस देश के अंदर भूखा नहीं सो रहा है। केवल पॉलिटिकल मुद्दा है, महंगाई बढ़ गई। दूसरी बताता हूँ आपको, मेरी बेटी नॉर्मल ग्रेजुएशन की अमेठी यूनिवर्सिटी से, मेधावी छात्री, गोल्ड मेडलिस्ट है, टॉपर है। 4 नौकरियां, जो कह रहे हैं बेरोजगारी की बात कर रहे हो आप, महंगाई की बात कर रहे हो, 4 नौकरियां उसके फाइनल सेमेस्टर में, जबकि उसको तो एजुकेशन करनी है आगे। फाइनल सेमेस्टर में 4 MNC कंपनी बड़ी वो उसके कदमों में थी कि हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो, हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो, हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो। उसने ज्वाइन किया, 1.5-2 साल लॉकडाउन में नौकरी करी, घर पे बैठ के 15-16 लाख का पैकेज लेती रही। जब उसने ये 2 साल के अंदर सारे लेवल अपने अचीव कर लिए जो नीचे के प्रमोशन के होते, तो आगे आई भाई, उसे तो वो पढ़ाई करनी थी, जो पढ़ाई नहीं करी और नॉर्मल ज्वाइन कर गई। अब उस बच्चे ने MBA कंप्लीट किया, और MBA कंप्लीट करने के बाद में, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी इंटर्नशिप में वो 6 महीने की में, शी हैज़ बीन गिवन 80 लाख रुपीज पैकेज पर ईयर पर एनम। इट मीन्स व्हाट वी आर लैकिंग बिहाइंड इन द एजुकेशन। What we need what Modi is doing. Modi is focusing कि how we can give the education to the people, how we can give justice to the people, how we can security to the people. आप बताइए, दिल्ली के अंदर एक जो आपकी जो हमारी योजना है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हेल्थ के लिए, जिसमें 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना है। आयुष्मान योजना के तहत हर आदमी को 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी जानते हैं, और वो हर साल है, ये भी बताने लोगों, हर साल है वो 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट फ्री ले सकता है। दिल्ली में ऐसी कौन सी आग लगी है जो लागू नहीं करी जी? क्या उसकी जेब से जा रहा था? केंद्र सरकार से था, लागू करते, लोगों को, गरीबों को हेल्थ मिलती। अब ये जब ये 3 चीज़ सुरक्षित हो जाएंगी तो देश विकासशील नहीं, विकसित होगा, अग्रणी श्रेणी में होगा। जब उसको न्याय मिलेगा, न्याय के साथ में उसको सुरक्षा, चिकित्सा सुरक्षा मिलेगी, और उसके साथ साथ में उसको, मैंने तीसरी शिक्षा, चिकित्सा और न्याय जिस दिन इस देश में फ्री हो जाएंगी, आप फोकस करने की कोशिश करें। पैसे को, शिक्षा को यहाँ पे व्यवसाय बना दिया गया है दिल्ली के अंदर खासकर। आज कोई भी गरीब आदमी अपने बच्चे को बीटेक नहीं करा सकता। कोई भी व्यक्ति, जो हिंदुस्तान के अंदर क्या था मैं आपको बता देता हूँ, ये कहा जाता था गाँवों में, बुजुर्ग बुलाते थे, बेटा इधर आना, नौकरी लग गई, नौकरी तेरी लग गई या मास्टर वास्टर ही है, मतलब टीचर को नौकरी नहीं माना जाता था। आज हालात जो हैं क्या हैं, कोई भी गरीब आदमी उसको
इंजीनियर नहीं बना सकता, डॉक्टर नहीं बना सकता। और एक डिग्री और होती थी बहुत सस्ती हिंदुस्तान के अंदर, कोई कुछ नहीं कर रहा तो लॉ कर लेते हैं। हाँ जी, जो रईस बाप का बेटा होता था लॉ विदेश में करके आता था, जैसे जवाहरलाल नेहरू करके आया, मोतीलाल नेहरू करके आया, जिन्ना करके आया, जिन्होंने बाहर से आके सीख के इस देश के ऊपर अतिक्रमण किया, अत्याचार किए और उन्हीं पॉलिसीज को जो बाहर सीखी थी वहाँ पे लागू किया। सर एक लॉ की डिग्री अच्छी थी जो गरीब का बच्चा भी कम पैसे में कर लेता था। लेकिन दुर्भाग्यवश माय डियर शंकर जी, आप मीडिया में मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूँ, अगर आप बच्चे को 12th के बाद में 5 साल के लॉ के कोर्स में भेजते हैं, देन आपको मिनिमम 10-15 लाख रुपए चाहिए। बिल्कुल। गरीब आदमी का बच्चा जो फ्री की डिग्री मिलती थी वो भी नहीं ले सकता। जी। तो सर आपने बहुत, हमने मुद्दों पर बातचीत की, आप अपनी जो जनता है उसको लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हो? मैंने देखो ये बहुत 3 चीज़ बताई थी आपको, चिकित्सा, शिक्षा और न्याय। ये 3 चीज़ अगर हिंदुस्तान में मिल गई तो मैं आपको वादा करता हूँ कि ये देश नॉट ओनली विकासशील, विकसित होगा, अग्रणी श्रेणी में होगा, और ये जो कहते थे सोने की चिड़िया था हिंदुस्तान, वो बनेगा। और ये केवल और केवल ऐसे महान प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ऐसे व्यक्ति के हाथ में जब हिंदुस्तान की बागडोर है, तो शंकर जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, देश के लोगों को सूचित कर देना चाहता हूँ, नागरिकों को आगाह करना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति का साथ दीजिए, इसकी पॉलिसीज को समझिए। इसकी पॉलिसीज को समझना ही पहले बहुत मुश्किल है। वो जो अग्रिम पंक्ति में व्यक्ति बैठा है, लास्ट की पंक्ति में, जो इन्होंने नारा दिया था, जी सामने मुखर्जी जी का फोटो है, आपको बता दूं इनका जो लास्ट की पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है उसका विकास होना चाहिए। मोदी जी की पॉलिसी को समझोगे तो उनका जो ध्यान है देश के वो गरीब, वो महिलाएं, शिक्षित नहीं हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनकी तरफ है। वो जानते हैं कि जो रईस लोग हैं वो तो 10% है, 5% है, लेकिन उन 5% की वजह से देश नहीं बढ़ेगा जब तक इन लोगों का विकास नहीं होगा। इसलिए मोदी जी का जो फोकस है न्याय, शिक्षा और चिकित्सा, इस पे है, और मोदी जी का साथ दें। और ऐसे व्यक्ति युगों युगों में आते हैं जी, युगों युगों में आते हैं। उन्होंने देश का विकास किया है, हमें पूरा विश्वास है, 110% विश्वास है कि अगर हम उनकी शरण में रहेंगे, ये देश उनकी अगुवाई में चलेगा तो ये देश बहुत ऊंचे लेवल पर जाएगा। हमारे साथ थे अशोक कसना जी, मंत्री हैं किसान मोर्चा के, उन्होंने अपने खुलकर अपने विचार रखे। और आपके भी कोई विचार और कमेंट पक्ष और विपक्ष के, तो आप हमारी कमेंट्स के माध्यम तक हमारे तक पहुंचा सकते हैं। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।